तो सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक हेमीस्फीयर है जिसका मास m है और उसका रेडियस सपोज करिए r है। हेमीस्फीयर है, इसका मास m है और इसका रेडियस r है। तो क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि अगर एक पार्टिकल जिसको मैं इस हेमीस्फीयर के ऊपर रखता हूँ और पार्टिकल हेमीस्फीयर के बीच का भी सरफेस फ्रिक्शनलेस है और हेमीस्फीयर और ग्राउंड के बीच का भी सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो जब आप इस पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये पार्टिकल नीचे ऊपर आएगा और ये इधर भागेगा। तो जब ये इधर आएगा और इधर भागेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पार्टिकल इसके सरफेस को छोड़ देगा। तो हमें जानना है कि वर्टिकल से कितना एंगल बना के ये सरफेस छोड़ेगा। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड एंगल विथ वर्टिकल व्हेन लीव सरफेस, वर्टिकल व्हेन लीव। तो जब ये पार्टिकल इसके सरफेस छोड़ेगा तो वर्टिकल से क्या एंगल बना के छोड़ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू हेमीस्फीयर। ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हेमीस्फीयर व्हेन पार्टिकल लीव द सरफेस। तो इसको लिखते हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ हेमीस्फीयर, वेलोसिटी ऑफ हेमीस्फीयर व्हेन पार्टिकल लीव, व्हेन पार्टिकल लीव। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है। पहला कि ये पार्टिकल वर्टिकल से कितने एंगल बना के छोड़ेगा, दूसरा कि इस हेमीस्फीयर की वेलोसिटी बताइए जब ये पार्टिकल इस सरफेस से छोड़ेगा, और तीसरा पूछ सकता है कि इस पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हेमीस्फीयर जब ये सरफेस छोड़ेगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि क्या ये पार्टिकल, अगर ये हेमीस्फीयर फिक्स होता है तो जब इसको रिलीज़ करते हैं तो हम पाते हैं कि वो cos इनवर्स 2/3 के एंगल पे छोड़ता है जब ये फिक्स होता है तो। लेकिन जब ये मूव कर रहा होगा तो हमें जानना है कि ये कितने एंगल पे छोड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या वो ज़्यादा एंगल पे छोड़ेगा या कम एंगल पे छोड़ेगा। एक्चुअली हमारा आंसर होगा कि वो कम एंगल पे छोड़ेगा, क्योंकि जैसे से ये नीचे पर आएगा वैसे से इसकी स्पीड आएगी, और जैसे इसकी स्पीड आएगी इसके फ्रेम से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो पहले ही वो वेलोसिटी गेन कर लेगा जिसमें इस सरफेस को छोड़ेगा। यानी कन्फर्म है कि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो cos इनवर्स 2/3 से कम आना चाहिए। ओके, सॉल्व करते हैं। तो जिस वक्त ये पार्टिकल इस पर छोड़ेगा उसमें कंडीशन इस तरीके से होगा कि मान लीजिए वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, उस समय इसकी स्पीड v1 हो जाती है और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी vr है। तो सबसे पहले कि इस सिस्टम पे हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं काम कर रहा, सिर्फ फोर्स किधर है, वाई डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में फोर्स ना डाउनवर्ड होगा, सिस्टम पे नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स वाई डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे पर आ रहा है। इस हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास नीचे नहीं आ रहा है, इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, तो पूरे सिस्टम पे सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा होगा। इसका मतलब ग्राउंड का जो नॉर्मल डायरेक्शन होना चाहिए वो इसका वेट mg और इसका वेट mg से कम होना चाहिए ताकि वो नीचे को आ सके। ओके, तो चूँकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो सिस्टम का मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी कंजर्व। तो सबसे लिखेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशंस। तो इनिशियली इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, स्फीयर की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 थी, एंड फाइनली जब यहाँ पाएगा तो इस वेज का मोमेंटम -m इंटू v1 लिखेंगे, और इस पार्टिकल का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जब लिखेंगे तो m इंटू। अच्छा, अगर ये vr है, मैं पूछूँ कि ये एंगल थीटा है तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा या ये, तो इसको आगे कर बढ़ा देते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये भी 90 कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। अगर ये थीटा है तो आप देखिए इसका आगे बढ़ा दीजिए, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 थीटा बन जाएगा। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या बनेगा, vr cos थीटा। लेकिन ये वेलोसिटी तो ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, इस स्फीयर के फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी क्या होगी, vr cos थीटा माइनस v1। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन हम किसका लिखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का लिखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का। तो जब ये पार्टिकल थीटा डिस्टेंस नीचे आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस बेस की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है। तो इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई, तो आप लिखेंगे क्या, mg इंटू ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी, तो कितना है, कैपिटल R माइनस R cos थीटा।
एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इक्वल्स टू गेन इन कंटीन्यूटी। इस वेव का क्या लिखेंगे आप, हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर एन प्लस, इस पार्टिकल से क्या लिखेंगे, हाफ एम इंटू, आप वी आर नहीं लिखेंगे क्योंकि वी आर तो इसके फ्रेम में है, तो ग्राउंड फ्रेम में इस पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, इस वी आर और इस वी वन का रिजल्टेंट। तो ये वी आर, ये वी वन, और एंगल कितना है बीच का, पार्टिकल वेलोसिटी वी आर और ये वी वन है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, इट इज़ पाई माइनस थीटा। तो इसका रिजल्टेंट कितना बनेगा, ये बन जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर माइनस टू वी वन वी आर इंटू कॉस थीटा। तो इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इक्वल्स टू गेन इन कंटीन्यूटी ऑफ स्फीयर एज वेल एज पार्टिकल। इक्वेशन नंबर सेकंड, बट ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें तीन अणु है, एक वी वन अणु है, एक वी आर अणु है और एक थीटा अणु है। तो अब एक इक्वेशन और लिखना है, तो इसके लिए हमें फोर्स का इक्वेशन लिखना होगा। तो अगर हम इस पार्टिकल को फोर्स इक्वेशन लिखें तो ग्राउंड फ्रेम में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में इस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर नहीं है। तो ग्राउंड फ्रेम में हम चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में सेक्शन क्या होता है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन आप लिख सकते हैं, बट सर्कुलर मोशन इस पार्टिकल, अभी तक हम लोग सर्कुलर मोशन की स्टडी किए हैं, और सर्कुलर मोशन में टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स कितना होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर, लेकिन ये तब होता है जब रेडियस कांस्टेंट हो। तो इस पार्टिकल का मोशन जिस पाथ पे हो रहा है उसका रेडियस कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किसके फ्रेम से आएगा, इस स्फीयर के फ्रेम से आएगा, यानी इस पार्टिकल का मोशन इस स्फीयर के फ्रेम से सर्कुलर आएगा, तब जाके हम इक्वेशन लिख सकते हैं टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस फ्रेम पे जाओगे, इसके फ्रेम पे जाओगे और फोर्स इक्वेशन लिखोगे, तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे अफेक्ट करेगा, तो फिर इस पार्टिकल पे सूडो फोर्स भी काम करेगा, तो हम सूडो फोर्स लिखना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि जब ये सरफेस छोड़ रहा होगा उस वक्त इस स्फीयर पे नॉर्मल रिएक्शन काम ही नहीं कर रहा होगा। जब इस पे एन काम ही नहीं कर रहा होगा तो इस स्फीयर का जो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है वो कोई और नहीं एन दे रहा है। तो चूंकि ये एन इस डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस स्फीयर का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में उस टाइम पे जीरो होगा जब ये पार्टिकल इस सरफेस को रिलीज कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा। इसका मतलब उस स्टैंड पे आप इस पे टुवर्ड द सेंटर इक्वेशन एम बी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स, क्योंकि एन की वैल्यू जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसके अलावा अगर किसी और स्टैंड पे अगर इस पे आप टुवर्ड द सेंटर एम बी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे तो इसके ऊपर सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस पार्टिकल की एमडी बनाएंगे और एम जी दिखाएंगे, और टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा, और कोई सूडो फोर्स नहीं, क्योंकि इसके फ्रेम से इस पे सूडो फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस वक्त पार्टिकल सरफेस छोड़ेगा उस वक्त एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा बराबर टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स इज दिस इक्वल्स टू एम भी रिलेटिव स्क्वायर बाई आर। क्यों लिख रहा हूँ मैं रिलेटिव, क्योंकि इसके फ्रेम से इस पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ वी आर नजर आएगी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड्स। तो इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग 3 इक्वेशन वी विल फाइंड आंसर्स।